नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज આપણે ધોરણ 9 विषय हिंदी प्रकरण 15 दाज्यू। इस गद्य के लेखक का नाम है शेखर जोशी। उनका जन्म सन 1932। तो विद्यार्थियों આપણે જોઈએ विषय प्रवेश। तो अपनत्व भरे दो शब्द अपरिचित व्यक्तियों को निकट ला देती है और तिरस्कार भरी वाणी परिचितों को भी अपरिचित बना देती है। तो प्रस्तुत कहानी के बालक मदन और जगदीश बाबू के बीच अपनत्व और तिरस्कार का ऐसा ही विपरीत संबंध बन जाता है जिसे हम अपना समझने लगते हैं। वही जब दिल तोड़ देता है तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है, वही दाज्यू कहानी का केंद्र बिंदु है। तो विद्यार्थियों अपनी पाठ्य पुस्तक में જોઈએ चौक से निकलकर बाई और जो बड़े साइन बोर्ड वाला छोटा कैफे है, वही जगदीश बाबू ने उसे पहली बार देखा था। गोरा चिट्टा रंग, नीली सफाक आंखें, सुनहरे बाल और चाल में एक अनोखी मस्ती पर शिथिलता नहीं। कमल के पत्ते पर फिसलती हुई पानी की बूंद की सी फुर्ती, आंखों की चंचलता देखकर उसकी उम्र का अनुमान केवल 9-10 वर्ष की लगाया जा सकता था और शायद यही उम्र उसकी रही होगी। तो विद्यार्थियों 9-10 वर्षનો एक पहाड़ी छोकरो होटल में बॉय तरीके काम करे छे अने जगदीश बाबू चा पीवा ए होटल में आवे छे। तेओए ते पहाड़ी छोकराथी प्रभावित थाय छे अने छोकरो तेमने जोईने स्मित करे छे। छोकरो तेमने पूछे छे, चा साहेब? तो छोकराना आ बे शब्दों सांभळीने तेमने पोतानुं एकाकीपणुं दूर थई गयेलुं लागे छे। अर्ध जली सिगरेट का एक लंबा कस खींचते हुए जब जगदीश बाबू ने कैफे में प्रवेश किया तो वह एक मेज पर से प्लेटें उठा रहा था और जब वे पास ही कोने की टेबल पर बैठे तो वह सामने था। लेकिन अर्धी सरकारेली सिगरेट लई तेओ लांबू कस खेंचता था त्यारे जगदीश बाबू ए होटलनी अंदर तेओ प्रवेश करे छे अने त्यां ए छोकरो त्यां टेबल उपरथी प्लेटो उठावतो हतो अने पछी एमनी जोडे जाय छे तो टेबल पर बेसे ने सामे एमनी बेसी रहे छे। लेकिन मानो घंटों से उसकी उस स्थान पर आने वाली व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा। लेकिन एवं लगे कि आ कलाकों सुधी कि आ जग्या पर बेसवावाड़ी जे व्यक्ति थी ए व्यक्तिनी राह जोईने बैठो होय एवं लागे छे। वह कुछ बोला नहीं, એટલે કે તે કશું બોલ્યો नहीं। हाँ, नम्रता प्रदर्शन के लिए थोड़ा झुका और मुस्कुराया, लेकिन ते थोड़ू हस्यो। पर उसकी इसी मौन से जैसे सारा मीनू समाहित था, लेकिन एना मौन थी पूरेपूरो एक भाव हतो ए एनामां समाई गयेलो। सिंगल चाय का ऑर्डर पाने पर वह एक बार पुनः मुस्कुरा कर चल दिया और पलक झपटती चाय हाजी। लेकिन सिंगल चाय नो ऑर्डर आप्यो अने एटलामां ते सामे फस्यो अने एटलामां तेमनी सामे चा पण लईने आवी गयो।
मनुष्य की भावनाएं बड़ी विचित्र होती है। એટલે કે માણસ મનુષ્યની જે ભાવનાઓ એ વિचित्र હોય છે। निर्जन एकांत स्थान में निसंग होने पर भी कभी कभी आदमी एकाकी अनुभव नहीं कर सकता। એટલે કે निर्जन शांत वातावरण होय तो एवी जग्याए मनुष्य પોતાનું એકાકીપણું अनुभवी सकतो नहीं। कितना अपना है, परंतु इसके विपरीत कभी कभी सैकड़ों नर नारियों के बीच जनरमय वातावरण में रहकर भी सुनेपन की अनुभूति होती है। એટલે કે તે નર નારીઓ કે પુરુષ અને સ્ત્રીઓના વચ્ચે જે રહીને આવ્યો વાતાવરણ એવું એને એકાકીપણ જેવું લાગતું નથી। लगता है जो कुछ है वह पराया है, लेकिन लागे છે કે જે છે એ પણ એ પારકું છે। कितना अपनत्वहीन, लेकिन कितलू अपनत्वहीन, पर यह अकारण ही नहीं होता, लेकिन ये कारण वगैरह होतु नहीं। इस एकाकीपन की अनुभूति इस अलगाव की जड़े होती है। लेकिन आज एकाकीपणु से ये पोतानी अलगता थी होय छे। विषो या विरक्ति की किसी कथा के मूल में लेकिन विरक्ति विराग उदासीनता आ उदासीनतानी कई केवी कथाओं आ मूળ છે। जगदीश बाबू दूर देश से आए हैं, अकेले है, लेकिन जगदीश बाबू दूर देश थी आवे छे અને એકલા છે। चौक की चहल पहल कैफे के शोरगुल में उन्हें लगता है सब कुछ अपनत्वहीन है, लेकिन त्या जे कैफे होटल थी एनी अंदर शोरगुल चहल पहल એટલે કે આવા જવાનું ચાલુ થઈ ગયેલું હતું ને બધું જ એક अपनत्वहीन હતું। शायद कुछ दिनों रहकर अभ्यस्त हो जाने पर उन्हें इसी वातावरण में अपनेपन की अनुभूति होने लगी। लेकिन थोड़ा दिवस ત્યાં રહીને તેઓ પોતાને જે અભ્યસ્ત કરવાનું વાતાવરણ હતું તેઓ પોતાને अपनेपन એટલે કે પોતાની જે અનુભૂતિ થવા લાગી। पर आज तो लगता है यह अपना नहीं, अपनेपन की सीमा से दूर कितना दूर है, और कब उन्हें अनायास ही याद आने लगते हैं अपने गांव पड़ोस के आदमी, स्कूल कॉलेज के छोकरे, अपने निकट रह के कैफे होटल। એટલે કે त्यो એમને કોઈ जुदापणું લાગતું નહોતું। त्यो બધા જ લોકો જાણે કે સ્કૂલનું વાતાવરણ હોય, સ્કૂલ કોલેજના વાતાવરણ, તેના છોકરાઓ નજીકનો સંબંધ હોય, હોટલો હોય, આ બધું જ। चाय साहब એટલે કે ચા। जगदीश बाबू ने राखदानी में सिगरेट जाड़ी એટલે કે जगदीश बाबूए राखदानी હતી એમાં सिगरेट મૂકી દીધી। उन्हें लगा इन शब्दों की ध्वनि में वही कुछ है जिसकी रिक्तता उन्हें अनुभव हो रही है, और उन्होंने अपनी शंका का समाधान कर लिया। लेकिन એમને એવું લાગ્યું કે આ જે શબ્દો બોલ્યા એમાં કઈ એવું છે કે જ્યાં તેમને કોઈ રીત એટલે કે નજીકપણાનો અનુભવ થતો હોય। तो क्या नाम है तुम्हारा, लेकिन तारू नाम मदन। अच्छा मदन, तुम कहाँ के रहने वाले हो, लेकिन तू क्या नहीं रहवा वालो छे। पहाड़ का हूँ बाबूजी, लेकिन पहाड़ नो छू मोटा बाबूजी। पहाड़ तो सैकड़ों है, लेकिन डूंगरो तो घना बधा छे। आबू, दार्जिलिंग, मसूरी, शिमला, अल्मोड़ा। तुम्हारा गांव किस पहाड़ में है, लेकिन तारू गांव कया डूंगर में छे। तो इस बार शायद उसे पहाड़ और जिले का भेद मालूम हो गया। मुस्कुराकर बोला એટલે કે એ વખતે એને ડુંગરો અને જિલ્લાઓનો ભેદ હતો એ ખબર પડી। હવે પછી તે હસ્યું। અલ્મોડા સાહેબ, અલ્મોડા એટલે કે સાહેબ અલ્મોડા, साहेब अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में कौन सा गांव है, એટલે કે अल्मोड़ा में કયું ગામ છે।
तो विशेष जानने की गरज से जगदीश बाबू ने पूछा कि एनो વધુ પડતું જાણવા માટે એમને તેને પૂછ્યું। इस प्रश्न ने उसे संकोच में डाल दिया, लेकिन आ प्रश्न एमने संकोच में मूकी दीधा। शायद अपने गांव की निराली संज्ञा के कारण उसे संकोच हुआ था, लेकिन इन्हें पोताना गामनी जे संज्ञा थी ये कारण इन्हें थोड़ो संकोच थयो। तो इस कारण टालता हुआ सा बोला, वह तो दूर है साहब, अल्मोड़ा से 15-20 मील होगा। लेकिन ये तो बहुत दूर है और अल्मोड़ा थी 15-20 किलोमीटर ये दूर है। फिर भी नाम तो कुछ होगा ये, लेकिन परंतु इनो नाम तो अच्छे नहीं। जगदीश बाबू ने जोर देकर पूछा, ले जगदीश बाबू ने जोर बार देने पूछ्यू, क्या लगो? वह संकुचता हुआ सा बोला, लेकिन ते डरता डरता बोले हो। जगदीश बाबू के चेहरे पर फुटी हुई एकाकीपन की स्याही दूर हो गई और जब उन्होंने मुस्कुराकर मदन को बताया कि मैं भी उसके निकट की गांव के रहने वाला है, तो लगा जैसे कि प्रसन्नता के कारण अभी मदन के हाथ से ट्रे गिर पड़ी। लेकिन हवे એને લાગ્યું કે જગદીશ બાબુ જ્યારે એને કહ્યું કે હું પણ તારા ગામના બાજુના ગામનો છું, એટલે પેલાને મદનને એમ થયું કે હવે આપણું કંઈક માણસ આપણા ગામનો નજીકનો માણસ આપણી જોડે આવી ગયો। એટલે એને આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયો, એટલે કે હાથમાંથી જે ટ્રે હતી એ પડી ગઈ। उसके मुंह से शब्द निकला, चाह कर भी न निकल सकी। खोया खोया सा वह अपने अतीत को फिर लौट लौट कर देखने का प्रयत्न करे, लेकिन ते खोवाई गयो होय जे पोतानी यादमां अने बाजूना गामनो जो व्यक्ति होय अने आपणी जो निकटतामां आवी गयो होय, आपणी जो जोड़े आवी गयो होय, तो आपणे घणो बधो आनंद थाय छे। अतीत गांव, ऊंची पहाड़िया, नदी, ईजा, बाबा, दीदी, बुली, दादजीव, लेकिन नजीकना गामनो आ ने ऊंचा पहाड़ोनो, नदी, माँ, दादी, छोटी बहन, मोटा भाई, आ बधा मदन को जगदीश बाबू के रूप में किसकी सहाय निकट जान पड़ी। लेकिन मदन ने जगदीश बाबू ना रूप में कोई परछायो नजीक आवी गयो होय तेवुं लाग्युं। ईजा नहीं, એટલે કે माँ ना, बाबा ना, दीदी बुली ना, दादजी हाँ दादजी એટલે કે भाई छे, मोटो भाई छे। 2-4 दिनों में मदन और जगदीश बाबू के बीच की अजनबीपन की खाई दूर हो गई। એટલે કે 2-4 દિવસમાં જે થોડી घबराहट હતી એ હવે दूर થઈ ગઈ। टेबल पर बैठते ही मदन का स्वर सुनाई देता, એટલે કે टेबल पर જ્યારે जगदीश बाबू બેસે ત્યારે મદનનો અવાજ સંભળાય। દાદજીઓ એટલે કે મોટા ભાઈ, જય हिंद એટલે કે જય हिंद। दादजीओ आज तो ठंड बहुत है, लेकिन भाई आज तो ठंडी वधारे छे। दादजीओ क्या यहाँ भी ह्यू यानी कि हिम पड़ेगा, लेकिन शू अहिया पर मोटा भाई हिम पड़शे। दादजीओ अपने तो कल बहुत थोड़ा खाना खाया, लेकिन मोटा भाई तमे तो काले तो बहुत ओछू खाधी। तभी किसी ओर से बॉय की आवाज पड़ती और मदन उस आवाज को प्रतिध्वनि के रूप पहुंचने से पहले ही वहां पहुंच जाता। लेकिन त्यारे त्यारे आवाज आवे त्यारे ते मदन त्यो पहुंची जतो। ऑर्डर लेकर फिर जाते जाते जगदीश बाबू से पूछता, दादजी कोई चीज એટલે કે ઓર્ડર લઈને જગદીશ બાબુને પૂછી જતો કે મોટા ભાઈ કોઈ વસ્તુ જોઈતી હોય તો કહેજો। तो पानी लाओ એટલે કે पानी लाओ। लाया दादजी એટલે કે लायो मोटा भाई। शब्द को उतनी ही आतुरता और लगन से दोहराता
जितनी ही आतुरता से बहुत दिनों के बाद मिलने पर भी माँ अपने बेटे को चूमती है। लेकिन घણા દિવસો પછી પોતાનો દીકરો માને મરે તો એ લાડ કરતી હોય તેમ આ જગદીશ બાબુ મદનને લાડથી બોલાવે છે। कुछ दिनों बाद जगदीश बाबू का एकाकीपन दूर हो गया। लेकिन थोड़ा दिवसों पछी एमનું જે એકાકીપણું હતું એ दूर થઈ ગયું। उन्हें जब चौक कैफे ही नहीं सारा शहर अपनेपन के रंग में रंगा हुआ सा लगने लगा। परंतु अब उन्हें यह बार बार दाज्यू कहलाना अच्छा नहीं लगता और यह मदन था कि दूसरी टेबल से भी दाज्यू। लेकिन હવે મદન जगदीश बाबू ने चा कॉफी બધું नहीं परंतु आखू शहर पण एमने પોતાનું લાગતું હોય એમ રંગોની અંદર ભરી ગયું હોય અને વારંવાર તેઓ મોટા ભાઈથી બોલાવતા હોય તે એને લાગતું। પરંતુ હવે તો મદન એ બીજા ટેબલ ઉપર જઈને તે મોટા ભાઈને બોલાવે છે। મદન इधर आओ। लेकिन मदन तो यहाँ आया दाज्यू आवे मोटा भाई। दाज्यू शब्द की आवृत्ति पर जगदीश बाबू के मध्यम वर्गीय संस्कार जाग उठे। लेकिन आ दाज्यू એટલે કે મોટા ભાઈ નો આ જે શબ્દ હતો એમના પર જગદીશ બાબુને એક મધ્યમ વર્ગીય સંસ્કાર યાદ આવ્યા। अपनत्व की पटली डोरी अहम की तेज धार के आगे न टिक सके। कि अपनत्वनी जे आ पातળી દોરી છે એ અહમની આગળ તેજ ધારની સાથે તે ટકી શકે નહીં। दाज्यू मोटा भाई चाय लाओ। लेकिन चा लाओ चाय नहीं। लेकिन यह दाज्यू क्या चिल्लाते रहे हो दिन रात। लेकिन चा ना परंतु आ दाज्यू लेकिन मोटा भाई शू काम तो मने दिवस रात बुला करे से। तो किसी के प्रेस्टीज का ख्याल भी नहीं है मुझे। ले मदने प्रेस्टीज ने एने कोई समझ ज नहीं। समझ्या विना बधु समझी गए। जगदीश बाबू का मुंह क्रोध के कारण तमतमा गया। लेकिन जगदीश बाबू नो क्रोध ना कारणे तेओ गरम थई गया। शब्दों पर अधिकार नहीं रहा। लेकिन तेमनी बोलवा पर कोई अधिकार रह्यो नहीं। मदन प्रेस्टीज का अर्थ समझ सकेगा या नहीं। लेकिन मदन प्रेस्टीज शब्द नो अर्थ समझ सके नहीं। यह भी उन्हें ध्यान नहीं रहा। पर मदन बिना समझाए ही सब कुछ समझ गया है। लेकिन इन्हें कसी भान रह्यु नहीं। परंतु मदन वगर समझाए थे समझी गयो। मदन को जगदीश बाबू के व्यवहार से गहरी चोट लगी। लेकिन मदन ने जगदीश बाबू नो आ व्यवहार लेकिन जे बोलिया एना ऊपर एने बहु आघात लाग्यो। मैनेजर से सिर दर्द का बहाना कर वह घुटनों में सर दे कोठरी में सिसकिया भर भर रोता रहा। लेकिन मैनेजर पास माथु दुखवानु बहानु काढीने ते कलाकों सुधी रड़तो रह्यो। घर गांव से दूर ऐसी परिस्थिति में मदन का जगदीश बाबू के प्रति आत्मीयता प्रदर्शन स्वाभाविक ही था। लेकिन एने एवं लाग्यु कि आ जगदीश बाबू ने जे घरथी दूर ज्या पण छतां पण नजीक આપણા નજીકની વ્યક્તિ આપણી જોડે આવી છતાં પણ આવો જ વ્યવહાર કેમ? तो इसी कारण आज प्रवासी जीवन में पहली बार उसे लगा जैसे किसी ने उसे ईजा की गोदी से बाबा की बाहों के ओर दीदी के आंचल की साया से बलपूर्वक खींच लिया हो। परंतु भावुकता स्थायी नहीं हो तो रो लेने पर अंतर की घुमड़ती वेदना की आंखों की राह बाहर निकल लेते पर मनुष्य जो
भी निश्चय करता है वे भावुक क्षणों की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण होती है। એટલે હવે રડ્યા પછી તેના અંતરની વ્યથા શાંત થઈ ગઈ અને તેણે કંઈક નિશ્ચય કર્યો અને ફરીથી પોતાના કામમાં લાગી ગયો। મદન પૂર્વવત કામ करने लगा એટલે કે હવે મદન પોતાના કામમાં લાગી ગયો। दूसरे दिन कैफे जाते हुए अचानक ही जगदीश बाबू की भेंट बचपन के सहपाठी हेमंत से हो गई। लेकिन अचानक बीजा दिवसे पोताना बाळपणना मित्र हेमंत साथे जगदीश बाबू होटल में चा पीवा आव्या। कैफे में पहुंचकर जगदीश बाबू ने इशारे से मदन को बुलाया, परंतु उन्हें लगा जैसे वह उनसे दूर दूर रहने का प्रयत्न कर रहा है। लेकिन ते होटल में बेसीने जगदीश बाबूए इशारो करीने मदन ने बोलाव्यो, पण मदन ने मदन एमनाथी दूर दूर रहतो एवो प्रयास थवा लाग्यो। दूसरी बार बुलाने पर भी मदन आया। आज उसके मुंह पर वह मुस्कान न थी और नहीं उसने क्या लाऊ दादाजी कहा। स्वयं जगदीश बाबू को ही कहना पड़ा, 2 चाय 2 आमलेट, परंतु तब भी लाया दादाजी कहने की अपेक्षा लाया साहब कहकर वह चल दिया, मानो दोनों अपरिचित हो। लेकिन आज तेना मुख पर पहला जेवुं स्मित नहोतुं અને મોટા ભાઈ શું લઈ આવું એ શબ્દો તેના મુખ પર નહોતા। હેમંતે મદનને તેનું નામ પૂછ્યું અને તે ચૂપચાપ રહ્યો અને જગદીશ બાબુએ તેના તરફ જોયું તો તેમને લાગ્યું કે એ હમણાં જ્વાળામુખીની જેમ ફૂટી પડશે। शायद पहाड़िया है, हेमंत ने अनुमान लगाकर पूछा। हाँ, रुखा सा उत्तर दे दिया जगदीश बाबू ने और वार्तालाप का विषय भी बदल दिया। मदन चाय ले आया था। क्या नाम है तुम्हारा लड़की? हेमंत ने आसान चढ़ाने की गरज से पूछा। कुछ क्षणों के लिए टेबल पर गंभीर मौन सा गया, लेकिन थोड़ा समय में टेबल पर मौन छवाई गई। जगदीश बाबू की आंखें चाय की प्याली पर ही झुकी रह गई। मदन की आंखों के सामने विकट स्मृतियां घूमने लगी। जगदीश बाबू का एक दिन ऐसे ही नाम पूछना, फिर दादाजी अपने तो कल थोड़ा ही खाया, और एक दिन किसी की प्रेस्टीज का ख्याल ही नहीं रहा था मुझे। जगदीश बाबू ने आंखें उठाकर मदन की ओर देखा तो उन्हें लगा जैसे अभी वह ज्वालामुखी सा फूट पड़ेगा। हेमंत ने आग्रह के स्वर में दोहराया, क्या नाम है तुम्हारा? तो बॉय कहते हैं साहब मुझे। संक्षिप्त सा उत्तर देकर वह मुड़ गया। आवेश में उसका चेहरा लाल होकर और भी अधिक सुंदर हो गया था। लेकिन छेल्ले हवे हेमंते बीजी बार नाम पूछ्યું तो साहेब मने बॉय कहे छे एम कहीने मदन पाछो फरी गयो। तो विद्यार्थीओ आ पाठनो स्वाध्याय लखो।